हेलो दोस्तों, हिंदी की विधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती कक्षा 6 से 8 यानी कि जूनियर हिंदी से क्या प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा प्रश्न पत्र देख सकते हैं कि जो 6 to 8 जूनियर लेवल के जो आपका पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उसमें कैसा पेपर आया था। तो ये मेरे पास जो पेपर है वो मैं करवा रही हूँ TRE 3 का, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। और ये पेपर है 15 मार्च 2024 का पेपर जो कैंसिल हो गया था, ये वही पेपर है। और बाकी पेपर्स भी मैं करवा दूंगी जो TRE 2 में प्रश्न पूछे गए थे। फ़िलहाल आज के वीडियो में हम TRE 3 में आने वाले प्रश्न जो आए हुए थे उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्रित को साधारण वाक्य में बदले। तो यहाँ पर हमें एक मिश्रित वाक्य दिया है, उसको हमें साधारण वाक्य में बदलना है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। चलिए हम पूरा प्रश्न ले लेते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं, उसका सम्मान सभी करते हैं जो लोकप्रिय होता है। अब यहाँ पर तो आपको दो वाक्य दिख रहे हैं, तो ये हमारा कट गया। लोकप्रिय कवि का सम्मान करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अब वाक्य क्या बन सकता है, तो इस पे जो हम लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। मैं यहाँ पे करेक्ट वाक्य लिख देती हूँ। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये इसका साधारण वाक्य हो गया। बाकी जो ऑप्शन है वो सारे क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अब यहाँ पर ये किस तरह का वाक्य है, निषेधात्मक है, संयुक्त है या फिर एक सरल वाक्य है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। यहाँ पे तो है और शब्द से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे दो शब्द आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य आ गया। चलिए नेक्स्ट है, नकार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर प्रभावशाली की आवाज़ हमेशा ऊंची होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद जो है, देखिए अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर हमें शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए शब्द शक्ति का अगर पूछा जाता ना केवल कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर क्या होता कि, तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने शब्द भेद होते हैं, तो देखिए 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भेद होते हैं अभिधा शब्द शक्ति के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजह तस्वार्थी भी है। अजह तस्वार्थी ये किसका दूसरा नाम है, तो ये शुद्धा लक्षणा का है, उपादान लक्षणा का है, या फिर गौणी लक्षणा का है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये गौणी लक्षणा का दूसरा जो है नाम दिया गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, उपवाक्य पदबंध। तो देखिए अव्यय होता है, इसमें क्रिया पदबंध होता है, लेकिन उपवाक्य जो है वो इसमें नहीं होता है। अब इसमें अन्य कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें संज्ञा पदबंध आपको मिल जाता है, सर्वनाम पदबंध आपको मिल जाता है, और क्रिया है, और क्रिया पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध होता है। ठीक है, तो ये कुल 5 पदबंध आपको देखने को मिलते हैं। चलिए राइट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपवाक्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए क्या लोकोक्ति सही रहेगी? ऊँट के मुंह में जीरा? नहीं। ऊंची दुकान फीका पकवान, खोदा पहाड़ निकली चुहिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाच्य बनता है? तो वाच्य जो है किसके अनुसार बनता है? कर्म, भाव या फिर कर्ता के अनुसार? तो वाच्य जो है देखिए वाच्य कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार और कर्ता के अनुसार, तीनों अनुसार होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह कहलाता है? तो कर्ता के अनुसार जो रहता है तो उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, यह वाक्य कैसा है? जटिल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर ये एक सरल वाक्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयुक्त हो रहा है? इसलिए, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है, किलक अरे मैं नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारो, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन दांतों पर मैं मोती वारूं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। तो जब संतान के देखिए माता जो है बालक के दांत निकलते देख रही है तो उसका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आ रहा है? तो यहाँ पे वात्सल्य रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? संचारी भाव, विभाव या फिर अनुभाव? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संचारी भाव। जो अल्पकाल तक संचरण करते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है? व्यभिचारी भाव। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो भक्ति रस आचार्य भरत, आचार्य रुद्रट या फिर रूप गोस्वामी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति रस की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु पद चलई, सुने बिन काना, कर बिनु करम, करई विधि नाना। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तद्गुण है, विभावना है या फिर यमक है? तो यहाँ पर देखिए बिन पग चले कि पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थ अलंकार नहीं है? असंगति, वक्रोक्ति या फिर अतिशोक्ति? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वक्रोक्ति जो है अर्थ अलंकार नहीं बल्कि ये क्या है? शब्दा अलंकार है। ठीक है, ये क्या है? शब्दा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद होते हैं। 6 का अनुप्रास कौन कौन से होते हैं? देखिए 6 का अनुप्रास होता है, वृत्या होता है, लाटा होता है और श्रुत्या होता है, श्रुत्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना है? तो कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलकर बनता है। चलिए नेक्स्ट है, मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत कौन सा होता है? तो दोहा के जो विपरीत होता है वो होता है सोरठा। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? रोला, मालिनी या फिर दोहा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मालिनी जो है वो वर्णिक छंद है। ठीक है, और रोला और दोहा जो है सम्मात्रिक छंद में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? आश्रमवासी, अंतेवासी, गुरुकुलवासी। तो गुरु के समीप जो रहकर शिक्षा करे उसको हम अंतेवासी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कहते हैं कारक, वाच्य या फिर पदबंध? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, उसको वाच्य नहीं कहेंगे, पदबंध नहीं कहेंगे, उसको हम कारक कहेंगे जिसका संबंध क्रिया से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका है? तो नौका जो है यहाँ पे किसका अर्थ है? तरुणी, तरुण या फिर तरणी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो नौका का तात्पर्य होता है वो होता है तरणी। ओनली तरुणी आएगा, तरुणी नहीं आएगा। यहाँ पे तरुणी दिया है इसलिए गलत हो गया। तरुण तो जवान को कहेंगे, तरणी भी नहीं कहेंगे। तो तरणी का तात्पर्य सूर्य है, तरुण का नौजवान हो गया है, और तरुणी का तात्पर्य कहे तो इसका तात्पर्य हो जाता है हमारा युवती। राइट आंसर है तरणी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, अब्ज का अर्थ है कमल और प्रतिबिंब, कमल और चंद्रमा, हानि और अपयश। तो अब अब्ज शब्द का क्या अर्थ है? तो अब्ज शब्द का अर्थ है कमल और चंद्रमा। नेक्स्ट है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? गुफा और कुआं, देवालय और अश्वशाला या फिर देवालय या घर? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवालय और अश्वशाला। मंदिर का तात्पर्य होता है देवालय और मंदिरा होता है अश्वशाला। चलिए नेक्स्ट है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री, कवियत्री या फिर कवित्री? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उच्च, उत या फिर उच्च? तो देखिए उच्चारण, इसमें जो उपसर्ग है वो है उत। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, निर्वेद या फिर उत्साह? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है उत्साह। चलिए नेक्स्ट है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व, प्लूत या फिर अनुनासिक? तो प्लूत में जो है सबसे अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद ये भी नहीं होगा। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? अब यहाँ कोई शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, शर्करा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ। यहाँ पर क्या है? पहले ही में है शर्करा, चाकू, किताब, नानी। तो ये नहीं आएगा। घोड़ा, घोड़ा नहीं होता। घोटक, काष्ठ, कारीगर, घृत। तो यहाँ पे देखिए चाकू शब्द, किताब, कुछ शब्द ऐसे जो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन, जिसमें सारे ही शब्द क्या है? तत्सम है। चलिए नेक्स्ट है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत बताना है। भौतिक, आध्यात्मिक सही है। कीर्ति, अपकीर्ति, उत्तम, विरक्त। अब उत्तम का क्या होता है? अधम होता है, ना कि विरक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
तो यहाँ पर इतिहास ग्रंथकार दिए गए हैं और उनको आपको क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ पे इसका क्रम कौन सा सही है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका और आलोचनात्मक इतिहास। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि देखिए मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो ये कब लिखा गया था? 1913 में। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1940 में और आलोचनात्मक इतिहास ये आ गया था 1938 में, ठीक है। और राम कुमार वर्मा, वैसे भी आप कवियों के क्रम के अनुसार भी अगर इसको देखेंगे तो भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और फिर मधुमालती। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा था? सिद्ध और नाथ साहित्य को, संत साहित्य को या फिर सूफी काव्य को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध और नाथ साहित्य को। चलिए नेक्स्ट है, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? डॉक्टर जोन्स ने, डॉक्टर वुलर ने या फिर डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वुलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ये जो रचना है वो तुलसीदास की रचना दी गई है और इनको आपको क्रमानुसार जो है बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा? रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो फिर आएगा रामलला नाचू। फिर उसके बाद बात करें तो आ जाएगा विनय पत्रिका और फिर बरवे रामायण। तो ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। 3, 2, 1 और फिर ये 4, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कूट है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों से जो है मिलान करना है। चलिए, तो निम्बार्क संप्रदाय, इसके कौन है? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जो है इसका हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चहुदेस। अब ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? संपत्ति के लूटे जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर? तो बिल्कुल नहीं, ये उन्होंने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था और ये इनके गुरु थे। अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने ये बात कही थी। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आपको मिलान बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा है कि अष्टछाप के कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अष्टछाप के कवियों का जब क्रम देखा जाए तो सबसे पहले इसमें क्या आते हैं? कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास। अगर आप अष्टछाप के कवियों की बात करें तो सबसे पहले कुंभन, लेकिन अगर शुक्ल जी के अनुसार बात करें तो शुक्ल जी के अनुसार सबसे पहले आते हैं सूरदास, फिर आते हैं कुंभन दास, फिर आते हैं परमानंद दास और फिर आते हैं कृष्णदास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए मैं तीसरे लगा दूँ, फिर कृष्णदास को मैं लगा दूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है इसका क्रम आ जाएगा जो हमारे ऑप्शन में नहीं था। चलिए
यहाँ पे देखिए शुक्ल जी ने जिसको माना है, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ। शुक्ल जी ने जो है आरंभिक 4 कवि माना है, वो है सूरदास, फिर है कुंभन दास, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कुंभन दास। और फिर आ जाते हैं परमानंद दास, और फिर है कृष्णदास। तो इन 4 आरंभिक कवियों को जो है उन्होंने माना है कृष्णदास, ठीक है। और बाकी के अनुक्रम तो आपको पता ही है, जो अष्टशाप के कवियों को आप याद करते हैं, लेकिन ये शुक्ल जी के अनुसार जो है इन 4 का जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो रामचंद्रिका क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, या फिर असाधारण काव्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छंदों का अजायब घर। तो रामचंद्रिका को देखिए, रामचंद्रिका को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या कहा है? छंदों का अजायब घर, ठीक है। और वहीं पे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। तो इनका मुख्य तथ्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए नई राहों का अन्वेषण, ये भी है। और इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो है नए उपमानों का जो है प्रयोग दिया था, बुद्धिवाद को इन्होंने प्रतिष्ठा दी थी। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा नए काव्य को जो इन्होंने मौका दिया था, यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अध्याय दिए गए हैं, उनके रचनाएं दी गई है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से के कितने अध्याय। देखिए साकेत जो है ये क्या है? इसमें क्या है? सर्ग है। नेक्स्ट है पद्मावत पे क्या है? खंड है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, इसमें समय दिया गया है। रामचरितमानस, इसमें कांड दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट हो गया मिलान। चलिए इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के हैं, प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु मंडल के हैं, लेकिन श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंदु मंडल के नहीं, बल्कि ये द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग स्वच्छंद काव्यधारा के ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, विजयदेव नारायण शाही, या फिर केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है कि तीसरे तार सप्तक की, जिसमें प्रभाकर माचवे जो है नहीं आएंगे, ठीक है। और बाकी बात करें विजयदेव नारायण शाही और केदारनाथ सिंह, तो ये तीसरे तार सप्तक में आएंगे, ठीक है। और प्रभाकर माचवे ये किस में आते हैं? तो ये तार सप्तक में आते हैं। देखिए बाकी सबको सप्तक कहा गया है ठीक है, और पहले को तार सप्तक कहा गया है, तो ये प्रथम जो तार सप्तक है उसमें आएंगे, बाकी ये दोनों तीसरे में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको आंचलिक उपन्यास और उनके लेखकों की सूची दी गई है। रतिनाथ की चाची, फणीश्वरनाथ। देखिए रतिनाथ की चाची ये किसकी रचना है? नागार्जुन की, ना कि फणीश्वरनाथ रेणु की, ठीक है, ये गलत है। रतिनाथ की चाची, नागार्जुन, परिकथा रेणु की रचना है। कब तक पुकारो, रांगे राघव, और पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र की। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश पर आधारित जो है आपको प्रश्नोत्तर करने हैं। तो क्वेश्चन है देखिए,
विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन इसकी प्रगति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही वह सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ तो वह है आनंद। यह अंतःकरण का विषय है, पर आश्रित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुणा से द्रवित होना आवश्यक है। संवेदना शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्ण करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है, कर्म के त्यागने में नहीं। कर्म के प्राप्त होने वाले फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सुखी जीवन का मंत्र क्या है? आलस्य का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग या फिर आसक्ति का त्याग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आसक्ति का त्याग। चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है? आलस्य को, भौतिक सुख को या फिर अपमान को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भौतिक सुख को। नेक्स्ट है, आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, जो भाव पराश्रित ना होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? अथाह संपत्ति, सुख या फिर यश की प्राप्ति? तो सभी मनुष्य जो है सुख चाहते हैं। तो ये हमारा पहला गद्यांश हो गया। चलिए दूसरा गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो दूसरा गद्यांश है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक देन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। चलिए नेक्स्ट है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, अब ये क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला और आदि मानव चेतना से निर्वासित है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही ऑप्शन जो है कि मानव का जो है सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से अधिक विकल्प सही होंगे। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो इसको भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, तो यहाँ पे क्या आएगा?
शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनना दिया जाए। अब यहाँ पे फिर एक और गद्यांश आ जाता है, चलिए गद्यांश देख लेते हैं। आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनुष्यों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आ गया। दलितों, अधपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आ गया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधाभोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रता की देवी युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गई। ऐसे ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई तो जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो गई। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो राष्ट्रीयता का जन्म जो है जब उदार मानववाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। नेक्स्ट है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिमाणता महायुद्ध से। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे कि राष्ट्रीयता ने मानवतावाद की भावना को कुचल दिया। राष्ट्रों में परस्पर श्रेष्ठता की होड़ लग गई अंतः कारणों से। तो यहाँ पे दो आंसर जो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। फिर यहाँ पे एक और गद्यांश आ जाता है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो वह एक महान कल्याणकारी योजना है। तो आगे है कि जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क से भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋतुकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र इसे बुद्धू या प्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र्य दोष के रूप में आज हमारे सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं, चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट है, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। नेक्स्ट है, जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अप्रगतिशील रूप में किसका मजाक उड़ाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति। चलिए आगे है। तो यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे गद्यांश आ जाता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय को अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उनसे कोई शुभ प्रस्ताव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कामों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, 2-4 मान्य लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने भी अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लेनी चाहिए कि जिस पर श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे हम 10-5 आदि प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय की पर लोभवश एक प्रकार का अन्य अधिकार चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव से संसार को सम्मिलित कर लेना चाहते हैं पर प्रेम नहीं है। तो ये श्रद्धा और भक्ति से है शुक्ल जी का निबंध। चलिए, उपयुक्त गद्य का शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है श्रद्धा का स्वरूप। चलिए नेक्स्ट है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि श्रद्धा जो है वो सामाजिक है और प्रेम क्या है? व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, जागृत समाज का क्या लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सदाचार पर श्रद्धा का और अत्याचार पर क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? देखिए, 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, तो सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं, सही है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं, तो सही है। यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य है, लेकिन हमें गलत कथन ढूंढना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद है। तो ये तो पता नहीं कितनी परीक्षाओं में अक्षोहिणी का पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षर जमा ओहणी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने को क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा समास। 2 या 2 से शब्द को जब मिलाते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। यहाँ शब्दों की बात हो रही है, वर्णों की बात होती है तो वो संधि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक होता है, वर्ण के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पे विकल्प जो है हमारा 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। तीनों विकल्प सही बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है। तो नोटिफिकेशन का जो तात्पर्य होता है वो होता है अधिसूचना। नेक्स्ट है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो 1/3 शब्दों में। सही है। चलिए नेक्स्ट है, कार्यालय ज्ञापन का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है। तो कार्यालय ज्ञापन को क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे प्रश्न उत्तर।
कक्षा 6 से 8 यानी 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो ये सारे प्रश्नोत्तरी थे। तो आप सभी को ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट हो, कुछ और कमेंट करना हो तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या का हल कर सकूँ। धन्यवाद।